दोस्तों, हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में जितना आगे जा रहे हैं, ये यूनिवर्स में उतना ही कंफ्यूज करता जा रहा है। हम जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही रहस्यों को हमारे सामने पेश कर देती है। इन शॉर्ट, ये यूनिवर्स है मेरे दोस्त, और यहाँ पर मिस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज के हमारे सीरीज को आप लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है कि इसके हर एक एपिसोड के बाद आप लोग हजारों कमेंट्स करके इसके नेक्स्ट एपिसोड की डिमांड कर देते हो। तो लो भाई, आपके इसी डिमांड को पूरा करते हुए आज मैं आपके लिए पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज का एपिसोड नंबर 8 लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको स्पेस से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा, बल्कि इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट यानी कि आपके ब्रेन को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस मिस्टीरियस एपिसोड को। दोस्तों, जब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारे विचार यही होते हैं कि ये तो धरती पर ही शुरू हुई थी और धरती ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या हम इंसान इसके बारे में 100% कॉन्फिडेंट है? कई वैज्ञानिक इसके बारे में दूसरा ही विचार रखते हैं। हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको पैंसपर्मिया के बारे में बताया था। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अनुसार धरती पर लाइफ स्पेस में कहीं और से आई है। हम सभी जानते हैं कि मार्स पर एस्टेरॉइड्स और दूसरे स्पेस रॉक्स लगातार टकराते रहते हैं और इन कोलिजन्स के कारण मार्स मीटेरॉइड्स भी धरती पर आते रहते हैं। पैंसपर्मिया थ्योरी को मानने वाले बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हो सकता है कि धरती पर जीवन ऐसे ही किसी मीटेओराइट से आया हो। मतलब मार्स से धरती पर मीटेओराइट्स आया और उसके साथ आए माइक्रोब्स। फिर उन माइक्रोब्स ने यहाँ की कंडीशंस के अनुसार अपने आप को ढाला और फिर धीरे धीरे मल्टी सेल्यूलर लाइफ को जन्म दिया। यानी कि हम सभी का ओरिजिन यहाँ धरती पर नहीं बल्कि मार्स पर हुआ था। मतलब कि हम ओरिजिनली मार्शियंस हैं। कई थ्योरीज तो ये भी कहते हैं कि धरती पर लाइफ किसी कॉमेट के थ्रू किसी दूसरे ही स्टार सिस्टम से आई थी। बिलीव करना काफी कठिन है ना? अगर हम ऐसा मान भी लेते हैं तो भी ये हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं बल्कि एक और सवाल बन जाता है, और वो ये कि अगर हमारी धरती पर लाइफ मार्स या फिर दूसरे सोलर सिस्टम से आई थी तो वहां पर ये लाइफ कहां से आई थी? मतलब अल्टीमेटली लाइफ का ओरिजिन कहां और कैसे हुआ था? और आपको एक बात बताऊं, वैज्ञानिक आज तक लाइफ के लिए क्लियर डेफिनेशन नहीं बना सके हैं। इट मींस कि लाइफ क्या होती है और हम लाइफ किसे कहते हैं, हम आज तक इसके बारे में भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूं वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आई एम श्योर कि ये सवाल आपके भी मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 9000 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसके बाद ना जाने ये यूनिवर्स और कितना बड़ा है और ना जाने इस यूनिवर्स के बाहर और कितने यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ज्यादा दूर तक ना जाते हुए सिर्फ हमारी धरती या सोलर सिस्टम की ही बात करें तो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये सारे सिस्टम आखिर चला कौन रहा है? मतलब आप अपने मोबाइल, टैबलेट या पीसी की स्क्रीन पर चिपके हुए मेरे वीडियोस को इतने ध्यान से देख रहे हो और फिर वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाओगे। ये सारी सिस्टम आखिर कौन सी फोर्स कंट्रोल कर रही है? क्या ये सब कुछ साइंस के लॉज पर ही चल रहा है या फिर ऐसी कोई ताकत है जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है? हम सभी लोग साइंटिस्ट को एथीस्ट मानते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि सारे साइंटिस्ट भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत से वैज्ञानिक भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं। तो क्या भगवान इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं? क्या वो हम सभी की किस्मत लिख रहे हैं और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज को वही कंट्रोल करते हैं? या फिर इस यूनिवर्स में कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही है? ये ऐसे सवाल है जो हमेशा ही हमारे दिमाग को घुमा कर रख देती है और हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के रिसर्च से हम स्टार्स और उनको ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बारे में तो काफी हद तक समझ चुके हैं, लेकिन आखिर करोड़ों स्टार्स मिलकर गैलेक्सीज को फॉर्म कैसे और क्यों कर लेते हैं? और ये गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर्स का फॉर्मेशन क्यों करती है? गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में सेम डेंसिटी में नहीं फैली हुई है। कुछ जगहों पर आपको बहुत सारी गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी और कई जगहों पर इनका नामो निशान तक नहीं मिलेगा। हमारे साइंटिस्ट गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के बारे में दो मेन थियरीज देते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में चारों तरफ गैस क्लाउड्स स्प्रेड हो चुके थे। जी हाँ, अगर बिग बैंग थियरी 100% सही है तो गैस और डस्ट क्लाउड्स तो सभी जगहों पर बने होंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती है।
या तो ये गैस क्लाउड्स कुछ जगहों पर जमा हो गए होंगे और इन्होंने क्लस्टर्स बना लिए होंगे। इन्हीं क्लस्टर्स में फिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ और फिर इन गैलेक्सीज में स्टार्स और प्लैनेट्स बने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्टार्स और प्लैनेट्स बन चुके होंगे और फिर उन्होंने अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया होगा। लेकिन क्या इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये इतने बड़े बड़े क्लस्टर्स को अपने इन्फ्लुएंस में रख सकते हैं? ये सवाल जन्म देता है हमारी अगली मिस्ट्री को, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है तो फिर आखिर ये इतनी कमजोर क्यों है? अब आप सभी मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब देना। ओके, अगर मैं एक लोहे की कील को जमीन पर रख दूं तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो है ना? जी हाँ, बिल्कुल है। अब अगर मैं उस लोहे की कील के ऊपर एक मैग्नेट लेकर आऊं तो वो लोहे की कील मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट करेगी और ग्रेविटी को डिफाई करते हुए उससे जाकर चिपक जाएगी। आई नो कि ये बात किसी जगह पर फोर्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम एक ब्रॉड सेंस में देखें तो एक मैग्नेट एक पूरे प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे डिफाई कर सकती है? ये काफी स्ट्रेंज बात है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से कंपैरिजन में काफी वीक होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि असल में ये फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे डायमेंशंस में लीक हो जाता है और इसीलिए ये हमारे 3D वर्ल्ड के लिए इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह जाता। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है और इसीलिए हम इसे भी एक अनसॉल्व्ड स्पेस मिस्ट्री ही कहेंगे। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ धरती से 5700 लाइट ईयर्स दूर सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ईगल नेबुला में। इसे मेसियर 16, स्टार क्वीन नेबुला और द स्पायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम ईगल नेबुला इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका शेप थोड़ा थोड़ा ईगल की तरह लगता है। आपको बता दूं कि यूनिवर्स में हमें अगर किसी चीज का शेप किसी इंसान, जानवर या ऑब्जेक्ट की तरह लगता है तो हम इस फेनोमेनन को सिम्युलेक्रम कहते हैं। ईगल नेबुला की एक फोटो काफी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस है। इस फोटो में गैस क्लाउड से एक स्टार का जन्म हो रहा है। जब इस इमेज को अमेरिका के न्यूज चैनल CNN पर दिखाया गया तो हजारों लोगों ने इसमें एक इंसान जैसी शक्ल देखने का दावा किया। जब वैज्ञानिकों ने इसे एनालाइज किया और उसके कलर्स को एडजस्ट किया तो ये बात बिल्कुल सही निकली। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसे फेनोमेनन हम धरती की कई चीजों में भी अक्सर देखा करते हैं और बादलों में भी हमें कई बार इंसान जैसे चेहरे दिख जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है और ये किस फेनोमेनन के कारण होता है, ये आज भी एक रहस्य बनी हुई है और वैज्ञानिकों के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारी आज की आखिरी मिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक सीक्रेट स्पेस मिशन से जुड़ी हुई है। 20 नवंबर 1990 को नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से STS-38 नाम का एक शटल मिशन लॉन्च किया था और इसके लिए अटलांटिस स्पेस शटल का इस्तेमाल किया गया था। इसे जमीन से 35,786 किलोमीटर ऊपर धरती की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा गया था। इस स्पेस शटल में जो पेलोड था वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का था। इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इस स्पेस शटल के थ्रू एक सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया था, लेकिन US मिलिट्री कैटलॉग के अनुसार STS-38 से एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट्स भेजे गए थे। साल 1998 में ऐसी कई सारी रिपोर्ट सामने आई जिनमें कि यह दावा किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उस शटल में प्राउलर नाम की एक टॉप सीक्रेट स्टेल्थ सैटेलाइट भेजी थी। ये सैटेलाइट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थी और यही वजह है कि ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में आसानी से छिप सकती थी और दूसरे देशों की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जासूसी कर सकती थी। प्राउलर के एग्जिस्टेंस के बारे में कई सारी बातें कही गई और कई सारे सबूत भी सामने रखे गए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी भी इसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया और ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैसे आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने दूसरे देशों की सैटेलाइट्स की जासूसी करने के लिए सच में कोई ऐसी सैटेलाइट भेजी होगी या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले क्या आपको भी मेरी तरह स्पेस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और आप भी ऐसे कूल टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हो? तो फिर सोच क्या रहे हो, हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ। वहां पर आपको मिलेंगे बहुत ही कूल स्पेस डिजाइन वाले टी शर्ट्स, हुडीज और स्वेट शर्ट्स। और केवल यही नहीं, अभी तो बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे या बूढ़े सभी के लिए टी शर्ट्स और सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो सोच कर रहो, जल्दी से हमारे वेबसाइट पे जाओ। और एक नया अपडेट, अब आप हमारे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को EMI के थ्रू भी परचेस कर सकते हो।
ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट को जरूर विजिट करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से दोनों जगह पर जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।